नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कहानियों के सफरनामे में। हम सुन रहे हैं लपू जन्ना। पिछले भाग सुनने के लिए कहानियों के सफरनामे को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज सुनते हैं लपू जन्ना का अगला किस्सा। लपू जन्ना भाग 32। जीना तमान की चिट्ठी और मुन्ना खुड्डी की दगाबाजी। पिछले कुछ दिनों से हर दोपहर सजने वाली चुस्सू महफिल में भाग लेने की नीयत से मैं लफत्तू के घर पहुंचा। उसका मूड उखड़ा हुआ था और उसने मुझसे कोई बात नहीं की। लेटा लेटा अपने सिरहाने धरी दवाइयों की शीशियों को उलट पुलट कर व्यस्त होने का दिखावा करता रहा। मैं उसे अपनी नई मोहब्बत और मुन्ना खुड्डी की बेईमानी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वह किसी भी तरह की बात करने के मूड में नहीं था। 2-4 मिनट की खामोशी के बाद उसने अनमनी सी आवाज निकालकर मुझसे कहा, आज बंतू और दगुआ नहीं आने वाले हैं। तू भी अपने घर जा और पलाई कर। तुझको नैनीताल जाने की तैयारी करनी है। यहाँ आके तैम बर्बाद मत कर। मैंने उसकी बात को सुने बगैर ही कहना शुरू किया, यार लफत्तू, कल शाम क्या हुआ ना? वो नसीम अंजुम नहीं है, नसीम अंजुम। मेले कद्दू में गई नतीम अंदुम फतीम अंदुम। तू अपने घर जा। मुझको बुखार आलात हुए थे, पलछान मत कर। मैं समझ गया वह किसी बात को लेकर उखड़ा हुआ था। रुआसी सूरत बनाते हुए मैं उसके कमरे से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहा है बेटा? खीर बना रही हूँ तुम लोगों के लिए, आंटी रसोई से कह रही थी। बाहर वाले कमरे में लफत्तू की दोनों बहनें सांप सीढ़ी खेल रही थीं। मैं बाहर निकल आया। मुझे तुरंत लाल सिंह के पास पहुंचकर अपना दुख सुनाना था। ट्यूशन शुरू होने में काफी समय था। घास मंडी के चबूतरे पर लकड़ी घास के गट्ठर बिकने के लिए धरे जा चुके थे। जंगल से उन्हें इकट्ठा करके लाई औरतें गपिया रही थीं। पशु अस्पताल के बाहर परित्यक्त पड़े खोमचे के नीचे रहने वाली चितकबरी कुतिया ने कुछ समय पहले बच्चे दिए थे। महीने भर के हो चुके ये आधा दर्जन पिल्ले दुनिया भर के खेल खेलने में मसरूफ रहते थे। फिलहाल वे कहीं से हासिल किए गए एक फटे कुर्ते को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहे थे। लाल सिंह दुकान पर नहीं था। मैंने दूर से देख लिया, मुंह में बीड़ी लगाए उसके पापा गिलास धो रहे थे। मैं सोचने लगा, संकट की उस घड़ी में किसके पास जाया जा सकता था। झूठा मुन्ना खुड्डी मेरे पैसे नहीं दे रहा था। शाम को 1 घंटे टट्टी मांस सांप की दुर्गंध झेलनी थी। नसीम अंजुम ने दिल की लपट में सुबह से ही अपनी हांडी चढ़ा दी थी और घर वाले मुझे सुबह शाम उपदेश देने से बाज नहीं आ रहे थे। ऊपर से लफत्तू नाराज हो गया था। रोने का मन करने लगा। सड़क पर ठिठका खड़ा मैं कुछ तय करता कि खिड़की से मुंह बाहर निकाले बंटू की आवाज आई, ऊपर आ जा, पापा बरेली से शोले का रिकॉर्ड लाए हैं, जल्दी आ जा, आइसक्रीम भी है। जिस तरह एक सच्चा आशिक अपनी महबूबा की उसी गली का फेरा मारने जाता है जहां उसे बार बार लतियाया दुत्कारा जाता है। शोले के रिकॉर्ड का नाम सुनते ही मैं भी सब कुछ भूलकर बंटू के घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। रिकॉर्ड की सुई थामे बंटू उसे काले चक्के पर रख रहा था। डायलॉग शुरू हुए और 10 मिनट के भीतर मैं गब्बर के रामगढ़ पहुंच गया था। रिकॉर्ड का खोल थामे बंटू लगातार कमेंट्री कर रहा था। इसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया है, पापा बता रहे थे। और जो ये सफेद साड़ी वाली जया भादुड़ी है ना, इसने भी। तुझे पता है अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी सच्ची मुच्ची वाली शादी करके अब रामगढ़ में ही रहते हैं। और जो ये ठाकुर है ना, ठाकुर मतलब संजीव कुमार, बिल्कुल इसके जैसा ही कुर्ता मामा जी लखनऊ से लेकर आने वाले हैं मेरे लिए। आजकल इंडिया आए हुए हैं ना। रिकॉर्ड भी बंटू का था और उसका खोल भी। मैंने एक बार खोल दिखा देने की याचना की तो उसने मुझे खारिज करते हुए कहा, गंदा हो जाएगा, पापा कह रहे थे। बेइज्जती के बावजूद मैं डायलॉग सुनता रहा। मुझे उस क्षण का इंतजार था जब गब्बर ने सांभा से पूछना था, कितने आदमी थे? काशीपुर के चैती मेले में तक शोले को आए 1 साल बीत गया था।
लेकिन रामनगर में वह तब तक नहीं लगी थी। लफत्तू खुद को गब्बर कहता जरूर था, लेकिन सच यह था कि उसने ही नहीं, मेरे दोस्तों में से किसी ने भी उसे पर्दे पर नहीं देखा था। इधर उधर से अर्जित ज्ञान के आधार पर हम जानते थे कि शोले में बहुत भयंकर फाइटिंग थी और एक गब्बर सिंह था जिसके नाम का सिक्का पूरे देश में ऐसा चल गया था कि दारा सिंह भी उसके आगे बच्चा नजर आता। कुछ महीने पहले जब लफत्तू उतना बीमार नहीं हुआ था, हमने हिमालय टॉकीज के भीतर बैठकर रोटी कपड़ा और मकान 3 बार देखी थी। इस पिक्चर के 2 बड़े आकर्षण थे। पहला यह कि जिन दिनों रोटी कपड़ा और मकान लगी थी, सदा काली बेल बॉटम धारण करने वाले साईं बाबा का हमारी उम्र का एक रिश्तेदार लड़का मुरादाबाद से आया हुआ था। कभी कभी वह सत्तू के साथ हमारी छत पर क्रिकेट वगैरह खेलने आ जाया करता। अपनी नवेली बातों से वह हमें लगातार इस दीनता बोध से भरा करता कि उसके मुरादाबाद के सामने हमारे रामनगर की औकात एक गांव से ज्यादा नहीं थी। शोले वह 9 बार देख चुका था। उससे हमारी दोस्ती होने की इकलौती वजह पिक्चरों का वह कीड़ा बनी जिसने उसे भी उसकी देह में उसी गुप्त जगह पर काटा था जहां हम पहले ही से नासूर पाले बैठे थे। उसी ने बताया कि रोटी कपड़ा और मकान नई पिक्चर थी और उसने नहीं देखी थी। हमारे लिए यही बहुत बड़े सम्मान की बात थी, क्योंकि रामनगर के पिक्चर हॉल मालिक 3-4 साल पुरानी फिल्मों को नई पिक्चर कहकर प्रचारित करते थे और साल में 2-2 बार मुगले आजम, लैला मजनू और मंगू जैसी पिक्चरों को चलाने की गंदी आदत से लाचार थे। नतीजतन ये 3 फिल्में हमें रट गई थीं। रामनगर के हिसाब से रोटी कपड़ा और मकान काफी नई पिक्चर थी। दूसरा आकर्षण यह था कि उसमें रामनगर के हर छोकरे की महबूबा जीना तमान थी। उसमें मदनपुरी भी था जिसके हरामीपन के हम सब मुरीद थे और जब तक वह स्क्रीन पर रहता हमारे भीतर मीठी ऐंठन जैसा कुछ लगातार चुभता रहता। असल में हम जीना तमान के आशिक होने के साथ साथ मदनपुरी के गुलाम भी थे। हमने हमेशा की तरह पिक्चर के मजे लूटे और सारे गाने याद कर लिए। साथ होने पर हम दोस्त उन्हें गाया करते। हाय हाय ये मजबूली गाता हुआ लफत्तू अपनी जांघों, सीने और माथे पर थाप मारता हुआ ऐसा कैबरे करता था कि उसके शुरू होने पर हमें शर्माकर मंडली में से अपने से छोटी उम्र के बच्चों को बाहर चले जाने को कहना पड़ता। वे शिकायत करते तो हम उनसे कहते, बच्चों के मतलब का आइटम नहीं है बेटे। एक दिन जब यह कार्यक्रम चल रहा था, फुच्ची कप्तान ने गाने को बीच में टोककर लफत्तू से उस लाइन का मतलब पूछा जिसमें जीना तमान 2 टकियां दी नौकरी में अपने लाखों के सावन के जाने का उलाहना देती हुई भारत कुमार को लपलपा रही होती है। जाहिर है ना, लफत्तू को ना हम में से किसी और को 2 टकियां और लाखों के सावन का अर्थ आता था। इतना ऊंचा काव्य समझने लायक बालिग अभी हम नहीं हुए थे। लंबे विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि चूंकि मैं अपनी क्लास के सबसे होशियार बच्चे के तौर पर स्थापित हो चुका था, अगले दिन स्कूल में टोड मास साहब से मुझे इस सवाल का जवाब पूछना होगा। मास साहब ने अटेंडेंस ली ही थी। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। अपना चश्मा उतारकर टोड मास साहब ने मुझे और आगे की सीट पर बैठे बच्चों को इतना मारा कि उनकी संटी टूट गई। वे कांपते हुए चीख रहे थे। एक तरफ और जो है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा रखी है और तुम पिद्दियों की पिछाड़ी में सावन की आग लग रही है हरामजादो। अपने माँ बापों से पूछना सालो। वे गालियां बकते जाते थे और संटियां मारते जाते थे। जाहिर है अपने माँ बापों से क्या इस खतरनाक गाने का अर्थ किसी से भी पूछने की हिम्मत हम में से किसी की भी न थी। हाँ, कई हफ्तों तक हम इस एक बात को लेकर असमंजस में रहे कि हमारी जानेमन, हमारे ख्वाबों की मल्लिका जीना तमान ऐसा लुच्चा गाना गाने को राजी कैसे हो गई जिसका जिक्र भर करने से
टोड मास साहब झल्लाद में बदल गए। तोद मात्ताब और इंदिरा गांधी सही लोग नहीं हैं बेटे, लफत्तू ने फैसला सुनाया था। शोले का रिकॉर्ड बज रहा था और मेरा दिमाग लफत्तू के साथ बीते समय की स्मृतियों में गोते खा रहा था। गब्बर का जो डर गया वो मर गया वाला डायलॉग आने पर जैसे मेरी तंद्रा टूटी। पिछले कुछ समय से इस डायलॉग पर सिर्फ लफत्तू का कॉपीराइट था। मुझे बेचैनी होने लगी। बंटू की कमेंट्री चालू थी। मामा जी बता रहे थे जब ठाकुर और धर्मेंद्र अमिताचन वाले सीन की शूटिंग चल रही थी तो वहां इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि सरकार को डर के मारे दिल्ली से 2000 पुलिस वाले बुलाने पड़ गए थे। मेरे व्याकुल मन के भीतर बंटू लगातार मट्ठा डाल रहा था। मैं उकताने लगा था जब भाग्यवश सड़क से बीओओई का हांका लगा। मैंने झटपट खिड़की से झांक कर देखा। अपनी आधी आंख को चौथाई मारता बांगड़ बिल्ला खड़ा था और बाहर आने का इशारा कर रहा था। मैं जाने लगा तो बंटू बोला, रुक ना, इतनी गर्मी में कहाँ जा रहा है? अभी मम्मी लोग आ जाएंगे तो आइसक्रीम खिलाऊंगा, पापा कह रहे थे। मैंने मन ही मन बंटू की आइसक्रीम को अपने कद्दू पर बिठाया और मिनट से पहले बांगड़ बिल्ला और मैं लाल सिंह की दुकान पर बैठे दूध बिस्कुट का आनंद लूट रहे थे। बाजार से सौदा पत्तर निपटाकर लाल सिंह लौट आया था और मुझे छेड़ रहा था। बड़ा कैरी माल आया था बे कल शाम तेरे घर में। कौन थी वो नई लौंडिया? मुझे लाल सिंह पर गुस्सा आने लगा। वह मेरी माशूका को लौंडिया कह रहा था। मैंने अधखाया बिस्कुट चीकट मेज पर रखा और बाहर निकलने लगा। लौंडिया नहीं है, तेरी बहू है यार लाल सिंह। हर बात में इतना मजाक ठीक नहीं होता। हाँ अबे हरामी। लाल सिंह ने उसी मोहब्बत से मुझे पुचकारा जिसके चलते वह मुझे अपने माँ बाप से ज्यादा अपना लगता था। इधर आके बैठ और अपना बिस्कुट खत्म कर। ऐसे मेरी बात का बुरा मानेगा तो हो गया तेरा काम। बागर बिल्ले ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालकर मुझे दिया। देखते ही मैं फुच्ची कप्तान की हैंडराइटिंग पहचान गया। क्या है? मैंने उखड़ते हुए पूछा। चिट्ठी है, फुच्ची ने कहा है तू ठीक कर देना। किसको लिखनी है? मैंने पूछा तो उसने 2 उंगलियों की मदद से किया जाने वाला वही अश्लील संकेत किया और लार टपकाता मुदित होता हुआ बोला, जीना तमान को। और किसको? मैंने गौर किया। जीना तमान का नाम आते ही लाल सिंह चौकन्ना हो गया। उसने मेरे हाथ से कागज छीना और उसका मजमून देखने के बाद बागर बिल्ले को लताड़ लगाई। और कोई काम नहीं अशोक के पास कि साले उस देसी लौंडे फुच्ची के लिए लव लेटर लिखता रहे। बेचारे को पढ़ाई करनी है, इम्तिहान देना है, नैनीताल के हॉस्टल में जाना है। फुच्ची का क्या है? आज अपने बाप के साथ कप प्लेट बेच रहा है, कल कच्चे बंडी बेचने लगेगा। कभी मधुबाला के लिए चिट्ठी, कभी उस बेचारी लड़की के लिए। लाल सिंह की आवाज में कुछ था जिससे मुझे शक होने लगा। हो न हो जीना तमान वाला मामला एक फूल दो माली टाइप का है। अब देख लेना यार। चिट्ठी वापस जेब में रखता बागड़ बिल्ला जाने लगा। फुच्ची कोई मेरा ही दोस्त थोड़ी है और काम तो मुझे भी भतेरा करना है। भवानीगंज जाना है। बाबू ने 2 हफ्ते से एक खाट दे रखी थी रिपेयर करने को। बड़ा ही साला बना के नहीं दे रहा तब से। बागड़ बिल्ला नजरों से गायब हुआ तो लाल सिंह मेरी बगल में आकर बैठ गया। देख यार, तू होशियार लौंडा है। कुछ दिन ढंग से पढ़ ले और जा नैनीताल के हॉस्टल। इस साले रामनगर में रखा ही क्या हुआ? भूसा हुआ साला भूसा। यहाँ रहेगा तो आगे जाके मेरी तरह कप प्लेट धोएगा और कुछ नहीं। और जरा ये फुच्ची बागड़ बिल्ले टाइप के लौंडों से दूर रहा कर। मैं अभी लफत्तू के घर से आ रहा हूँ। उसकी मम्मी ने बकरी का दूध मंगाया था, बड़ी मुश्किल से लखुआ में मिला। इसके बाद लाल सिंह ने मुझे सूचित किया कि लफत्तू मुझसे नाराज था। जगुआ पोंक और बागड़ बिल्ले की चुगलखोरी की पुरानी आदत की वजह से लफत्तू को पता चल गया था कि मैंने और मुन्ना खुड्डी ने उस दिन चंबल भ्रमण के बाद मंदिर लूटा था और यह भी कि लूट की रकम में से मुझे अपना हिस्सा नहीं दिया गया था। और ये बहू वाला क्या चक्कर है बे?
उसने मेरी पसलियों को कोंचते हुए हंसकर पूछा। जीवन हजार आशंकाओं और भयों से भर रहा था। कुछ ही देर में टट्टी माँ साहब ट्यूशन पढ़ाने आने वाले थे। नसीम अंजुम के आने से पहले मुझे अपने आप को भरसक स्मार्ट बना लेना था। उधर लफत्तू बिना बात के नाराज हो गया था। मेरी निगाह सामने पशु अस्पताल के गेट पर चली गई। खेलने से थक चुके पिल्ले अपनी माँ से चिपके हुए दूध पी रहे थे और भीतर देखने पर वह घर नजर आता था जिसमें कुच्चू और गमलू रहती थीं। कुच्चू और गमलू, जिनमें से एक के लिए इतने महीनों बाद भी बीमार लफत्तू का दिल अब तक धड़कता था। मैं लगातार स्वार्थी होता जा रहा था। मैं अपने उस्ताद की बातों पर कम ध्यान दे रहा था। अभी 3 दिन पहले ही तो वह उदास होकर मुझसे पूछ रहा था, कुत्तू गमलू क्या कल्ले होंगे अल हल्द्वानी में, कहाँ होंगे बिताले। मैं अचानक ओट में जाने को मजबूर हो गया। एक चमकदार तितली से सजे बालों का जूड़ा बनाए, हाथों में 2 कॉपियां लिए, नीले रंग का स्कर्ट टॉप पहने टक टक करती नसीम अंजुम मेरे घर की तरफ जा रही थी। लाल सिंह भी उसे ही देख रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।